नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स के ऊपर हमारा फोकस है और राजस्व लेखपाल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या अन्य जो एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम की दृष्टि से हमारी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो वीडियो है हम इस पर बात करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाली मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो को देखिएगा, उसके पश्चात जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्रम से पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे हम सीख रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कट मत करिएगा, क्योंकि इसके एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं और ऐसे में सवाल आपको बताने वाला हूं जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी वो हमने 1773 के रिलेक्टिंग एक्ट की बात की थी, 1700 एक्ट ऑफ 81 की हमने बात की थी जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमने नाम दिया था, 1786 की भी हमने बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं, बीच में एक टॉपिक आता है आपका और काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए आज हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्ट से कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं और आपको किन बिंदुओं पर जानकारी रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को कब अलग किया गया, किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया 1784 के अधिनियम के द्वारा। पहले आप ये समझ लीजिए कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के राजनीतिक कार्यों से तात्पर्य ये है कि कंपनी जो भारत में शासन सत्ता स्थापित कर चुकी थी, भारत में जो टैक्सेशन कर रही थी, भारत में जो राजस्व की वसूली कर रही थी, उन सब चीजों को हम रखते हैं राजनीतिक मामलों के अंतर्गत, या राजाओं के साथ या रियासतों के साथ जो संबंध थे उन सभी चीजों को हम रखते हैं राजनीतिक मामलों में। और दूसरे नंबर पर जो वाणिज्यिक कार्य हैं, वाणिज्यिक से तात्पर्य है व्यापार से, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो मुख्य रूप से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, मगर जब उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोगों को तो बड़ी ही आसानी के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इनके अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष है, एक दूसरे से ये लोग जलते हैं, और अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया। तो अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछ ले कि 1784 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात थी, तो आप बताएंगे कि इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद जो सवाल आता है कि राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, यानी कि जो पॉलिटिकल मामले थे इनको, ये एक बड़ा इशू बन चुका था क्योंकि भारत एक विशाल देश था और धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी को जो व्यापार से ज्यादा लाभ था वो मिलने लगा राजनीतिक मामलों से। क्योंकि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ, इसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को मिल गई थी और इससे इनको अपार धन संपत्ति हर वर्ष मिलने लगा, जिसका प्रयोग जो लोग अपने व्यापार में भी करने लगे, सेना की भर्ती में करने लगे और इन्होंने हमारे ऊपर क्या किया, बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो अब इन्होंने क्या किया कि देखिए, भारत जैसे बड़े देश पर कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल था, इसीलिए इनको एक ऐसी टीम चाहिए थी जो भारत पर राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करे और देखे कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कौन कौन सी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में सवाल और पूछा भी गया है
कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो बिल्कुल गलत मत करिएगा दोस्तों, 1784 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था कि कंपनी के राजनीतिक मामलों को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे उस पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद आती है द्वैध शासन की। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन वहां पर यह था कि कंपनी ने जो शासन सत्ता स्थापित की वो डायरेक्टली तो उन्होंने बंगाल के नवाब के माध्यम से या वहां के सुल्तान के माध्यम से चीजों को किया, बंगाल का नवाब, लेकिन जो असली शासन सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। यानी कि जो जनता थी वो दोनों तरफ से पिस रही थी, अंग्रेज भी इसको लूट रहे थे, बंगाल का नवाब भी लूट रहा था। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कंपनी के जो दो अधिकार हैं, वाणिज्य क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन दोनों पर दो अधिकारी बैठे हुए हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, भारत की संपदा को लूटने का कार्य ही ये कर रहे हैं। तो जो द्वैध शासन की जो व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है, इसकी जो जड़ मिलती है वो भी 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट में ही मिलती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपनी के जो अधीन क्षेत्र था इसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए अभी तक क्या था कि जो ब्रिटेन का क्राउन था उसने छूट दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप भारत में जाइए और व्यापार करिए, लेकिन जब कंपनी ने यहाँ पर व्यापार के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उनके मन में ये लालच घर कर गया कि जब कंपनी ने भारत पर शासन सत्ता स्थापित कर ली है, उसको अपना उपनिवेश बना दिया है, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि लाभ कमाने के लिए कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। तो उन्होंने वहां की पार्लियामेंट में क्या किया? एक बिल पारित किया और उन्होंने घोषित किया कि कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंपनी ने जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है वह पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन सवाल में पूछ ले किस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया, तो 1784 के एक्ट के द्वारा ही पहली बार कंपनी पर नियंत्रण भी बढ़ाया गया और उन्होंने घोषित किया कि जिस क्षेत्र पर कंपनी ने कब्जा कर रखा है वह सारा क्षेत्र ब्रिटेन के आधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर नियंत्रण भी स्थापित किया गया। यानी कि अभी तक क्या था कि ब्रिटेन का कंपनी पर ज्यादा नियंत्रण नहीं था, मगर उन्होंने जब अपनी पार्लियामेंट में ये बिल पारित किया तो उन्होंने क्या किया? इसके माध्यम से कंपनी पर अपनी पकड़ को मजबूत किया ताकि वह कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए और कंपनी जितना ज्यादा लाभ कमाए उतना ही ज्यादा लाभ ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा एक अधिनियम है, यहाँ से एक सवाल आ चुका है इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा दोस्तों? 1793 का चार्टर एक्ट। इसका जो वैसे तो कई सारे प्रावधान हैं मगर मैं आपका ध्यान सिर्फ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ही डालूंगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? कंपनी के राजनीतिक मामलों को जो नियंत्रित कर रहा है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका जो पहले वेतन दिया जाता था वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती थी या वहां से वेतन मिलता था, मगर 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। यानी वो क्या कर रहे हैं? हम भारतीयों पर ही तो बोझ डाल रहे हैं हर तरीके से। यानी वो ऐसा कोई भी रास्ता अंग्रेज ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे भारतीयों को किसी भी प्रकार की सहूलियत हो। यही रीजन है कि भारत को आपको पता है प्राचीन भारत में भारत एक सोने की चिड़िया होती थी
और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारत का जो इतिहास है वो आक्रमणों का इतिहास है। हमारी क्षमता को, हमारे जो धैर्य था, हमारा जो कल्चर था, वो आए दिन विदेशियों ने कुचला, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो मुगल्स हो, और उसके बाद अंग्रेज। इन्होंने क्या किया? भारत को इतना लूटा, भारत को इतना शोषण किया कि हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत विश्वगुरु होता था, और आज अगर हम एक विकासशील देश हैं, हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं हैं, तो अगर आप भारत के इतिहास के साक्षी बनेंगे, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तो वाकई में आपको समझ में आएगा कि आखिर हम अगर पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे तो क्यों कहलाते थे, और आज हम अगर कई देशों से पीछे हैं तो हम क्यों पीछे हैं। इस पर मित्रों जरूर एक बार मंथन करिएगा, क्योंकि हम इतिहास पढ़ते तो जरूर हैं, मगर हमें इतिहास पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे की बात को अब हम बढ़ाते हैं। अब जो है हम बात करेंगे दोस्तों, और ये चार्टर पर आप थोड़ा विशेष दृष्टि रखिएगा, क्योंकि ये जो चार्टर 1813 है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। इस पर आप विशेष दृष्टि रखिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि कंपनी का एकाधिकार पहली बार कब समाप्त किया गया। तो पहले मित्रों आप ये समझ लीजिए कि कंपनी के एकाधिकार से क्या तात्पर्य है। देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश संसद थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दे रखी थी कि आप पूर्व के साथ जाइए व्यापार करिए और भारत में जाइए व्यापार करिए, और कंपनी के अलावा ब्रिटेन का कोई अन्य व्यक्ति, अन्य नागरिक वहां पर जाकर के व्यापार नहीं कर सकता है। ये उनका क्या था? नियम था, शर्त था। तो इस नियम को, इस शर्त को तोड़ दिया गया, और यह कहा गया कि अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था भारत में जाकर के व्यापार कर सकती है या एशिया में जाकर के व्यापार कर सकती है। तो जो भारत पर या पूर्वी एशिया पर जो व्यापार करने का जो एकाधिकार था, उसे 1813 के चार्टर द्वारा समाप्त किया गया। मगर इसमें दो ऐसे क्षेत्र थे जिन पर अभी भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पूरा नियंत्रण बना रहा। नंबर 1, चाय का व्यापार, यानी भारत में जितना भी चाय का व्यापार होगा वो सारा का सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ब्रिटेन का कोई भी अन्य नागरिक यहाँ पर चाय के व्यापार को नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा आता है चीन के साथ व्यापार, यानी चीन के साथ जितना भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, अन्य कोई ब्रिटेन का नागरिक व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है मित्रों, तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी जितना भी एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आते हैं ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। पहले समझ लीजिए ईसाई मिशनरीज कौन होते हैं। अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी क्रिश्चियंस लोग या हमारे देश के लोग क्या करते हैं, वो गरीबी के कारण या किसी अन्य चीज़ के कारण वो क्या करते हैं कि ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि लालच देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो आप ईसाई धर्म अगर कबूल करते हैं तो आपको हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी गरीबी से तंग आ करके वो अपने रिलीजन को चेंज भी कर लेते हैं। तो देखिए 1813 के चार्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि अब ईसाई मिशनरीज क्या हैं, वो भारत जाएंगे और भारत में जा करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए भारत की जो जनता थी वो हिंदू थी, और जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश वो ईसाई थी। तो वो चाहते थे कि अगर भारत की जनता क्रिश्चियन होगी, ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग मानने वाले होंगे, तो उनको शासन सत्ता स्थापित करने में आराम मिल जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे भाई को संख्या बढ़ानी है और हर धर्म चाहता है कि उनके धर्म के लोगों की संख्या बढ़े विश्व में, और यही रीजन था कि ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, किस चार्टर के द्वारा दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश को छूट दी गई। और इसके बाद इस पॉइंट का
जो अंतिम पॉइंट है वो है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान। तो पहले ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का जो प्रावधान था वो कब किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार जो 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। और मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी बात बताता हूँ, पहली बार इन्होंने 1 लाख रुपया खर्चा किया कि हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे। और शिक्षित करने का उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय लोग शिक्षित बन जाए, बौद्धिक बन जाए, नहीं। इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अगर भारत में कुछ लोग शिक्षित हो जाएंगे तो इनको जो बहुत सारा वेतन अपने यहाँ के लोगों को देना पड़ता है, तो यहाँ पर जब भारतीय लोग लैंग्वेज अंग्रेजी सीख जाएंगे तो उन्हें कम वेतन में ही अच्छे कर्मचारी मिल जाएंगे और वो अंग्रेजों का कार्य करेंगे। तो ये इनका उद्देश्य था। और एक महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, ये जो 1 लाख रुपए का इन्होंने प्रावधान किया 1813 के चार्टर एक्ट में, इस 1 लाख रुपया को भी वो खर्च नहीं कर पाए। यानी उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक दिखावटी काम किया और भारतीयों की शिक्षा के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अगर अंग्रेजों ने कोई कार्य किया तो सिर्फ एक कार्य किया और वह था भारतीयों का निरंतर शोषण करना। अब आगे हम बात करेंगे 1813 के बाद जो अगला हमारा चार्टर है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी वो है 1833 का चार्टर एक्ट। तो देखिए दोस्तों, जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो ये किया कि भारत को एक केंद्रीय प्रशासन के रूप में लाना। किस रूप में लाना? एक केंद्रीय प्रशासन के रूप में लाना, जिसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहले ही की जा चुकी थी। तो पहला जो एग्जाम में सवाल सबसे याद आता है कि जो अभी तक मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके बाद 1833 में यह प्रावधान किया गया कि जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कहलाएगा भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि अब वो और केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ गए। अब उन्होंने भारत शब्द का प्रयोग कर दिया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। तो ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो मित्रों बिल्कुल आप मत गलत करिएगा, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और अगर बंगाल का गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो आप वॉरेन हेस्टिंग पर क्लिक करेंगे। तो चलिए फिर बात आती है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर एकाधिकार बना था ईस्ट इंडिया कंपनी का, मगर अन्य एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो जो चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार है इसको भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक आकर के खुले रूप में चाहे चीन के साथ व्यापार करे, चाहे चाय का व्यापार करे, उस सभी तरीके का व्यापार करने के लिए पूर्ण रूप से उसको छूट प्रदान कर दी गई। इसके बाद एक प्रावधान इन्होंने किया कि सिविल सेवा, यानी कि इन्होंने कहा कि हम भारत में अब क्या करेंगे कि एक सिविल सेवा का आयोजन करेंगे। ब्रिटेन में तो होती थी, हम भारत में भी एक खुली प्रतियोगिता करेंगे और उसमें भारतीय भी सिविल सेवा में जाएं। मगर बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिसकी वजह से इस प्रावधान को उन्होंने वापस ले लिया और ये जो खुली प्रतियोगिता होने वाली थी इससे भारतीयों को वंचित किया गया। देखिए वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जो हैं वो प्रशासन के क्षेत्र में आगे बढ़ें, वो छोटे पद उनको देना चाहते थे, बड़े पद देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर बड़े पद भारतीयों को मिल जाते तो जरूर वो भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर करते। और जब आगे चल करके भारतीय भी प्रशासन में हुए तो बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भारत के प्रशासन के लिए
अच्छे कार्य किए। तो याद रखिएगा मित्रों कि सिविल सेवा का प्रावधान तो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, मगर इसके विरोध के कारण इसको वापस से लेना पड़ा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं और 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये कंपनी का अंतिम चार्टर है। मैंने आपको बताया था कि हमने अधिनियमों को दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा? कंपनी के अधीन चार्टर। ये कहां से शुरू होते हैं? 1773 के रेगुलेटिव एक्ट से 1853 तक, ये सारे कंपनी के अधिनियम है। इसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक जितने अधिनियम आए ये ब्रिटेन के क्राउन के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा अंतिम अधिनियम है कंपनी के अधीन वो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद का जो गठन किया गया वो 1853 के चार्टर के द्वारा किया गया। अगला एग्जाम में सवाल कि भारतीयों के लिए सिविल सेवा, यानी कि 1833 के अधिनियम में क्या था, इन्होंने रोक लगा दी कि हम नहीं करेंगे भारतीयों की भर्ती। भर्ती क्या करेंगे इसमें आकर के? अगर भारत के लोग इसमें भर्ती हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर भारत के लोग आ जाएंगे तो अंग्रेजों को शासन सत्ता संभालने में क्या होगी? दिक्कत होगी। मगर जब भारतीयों ने आवाज उठाई, सड़क पर उतरे और उन्होंने अपनी बातों को कहा तो अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 1853 के चार्टर एक्ट में उन्होंने प्रावधान किया कि भारत में भी सिविल सेवा की शुरुआत की जाएगी और उनको भी सिविल सेवा में प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उनको भी सरकारी कर्मचारी बड़े पद का बनाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक कमेटी गठित की और वो कमेटी जो बनाई गई उसका नाम है मैकाले समिति 1854 में। यानी कि भारतीयों के लिए क्या प्रावधान होंगे, कैसे क्या होगा, इसके लिए मैकाले समिति का गठन 1854 में किया गया था। तो अगर आपसे पूछ ले मैकाले समिति का संबंध किससे है तो आप तुरंत लगा दीजिएगा कि जो भारतीयों के लिए सिविल सेवा की शुरुआत की गई उस पर विचार करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया वही थी आपकी मैकाले समिति। संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है, यानी कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और यह एक समझ लीजिए भविष्य का एक खाका इसने तैयार कर दिया था और 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश क्राउन की शासन सत्ता समाप्त हो गई। चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं और आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और ठान लीजिए कि 2022 में हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है, हमें पूरी ताकत के साथ मेहनत करनी है, पूरा एफर्ट लगाना है। और याद रखिए मित्रों, दिन की शुरुआत होती है सुबह और दिन की समाप्त होती है रात में 12 बजे। तो आप नियम बना लीजिए कि हमें 12 बजे के पहले कभी नहीं सोना है, क्योंकि 12 बजे तक दिन रहता है कैलेंडर के हिसाब से। तो आप रात में 12 बजे तक कम से कम पढ़ें, मेहनत करें और सुबह जल्दी उठ करके भी पढ़ें। और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा एग्जाम करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और मैं अंत में आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मन में आज के टॉपिक को लेकर के कोई भी प्रश्न हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम कल फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ खास चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।